राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तो दोस्तों, आज हमारा राजस्थान जीके का टॉपिक रहेगा राजस्थान की आकृति, स्थिति और विस्तार। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान की आकृति, स्थिति और विस्तार। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान की आकृति, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है T.H. हैंडले। इतिहासकार का नाम क्या है? T.H. हैंडले। T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताई गई है। तो टी एच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। और इसी विषम कोणीय चतुर्भुज को हम कह सकते हैं पतंगाकार। क्या कह सकते हैं? पतंगाकार। तो दोस्तों, राजस्थान की आकृति टी.एच. हैंडले के अनुसार कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या फिर हम इसे कह सकते हैं पतंगाकार। अगली हमारी आती है दोस्तों स्थिति। क्या आती है दोस्तों? स्थिति। अब स्थिति को दोस्तों हम दो तीन तरीके से देखते हैं। जैसे राजस्थान को अगर हम देखें विश्व में, किसमें देखें? विश्व में। इसी विश्व को हम बोल सकते हैं ग्लोब, कि राजस्थान की आकृति ग्लोब या विश्व में किस दिशा में है। उसके बाद में दोस्तों हम इसे देखते हैं महाद्वीप में, और हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति। और उसके बाद में दोस्तों देश में, और हमारा देश कौन सा है दोस्तों? भारत। तो भारत में। तो राजस्थान की स्थिति को हम तीन तरीके से देखेंगे। विश्व या ग्लोब में, महाद्वीप बोले तो एशिया में, और देश हमारा है कौन सा? भारत। तो भारत में। तो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति अगर हम ग्लोब में देखें तो ग्लोब में राजस्थान स्थित है उत्तर पूर्वी दिशा में। कहां स्थित है? उत्तर पूर्वी दिशा में। अगर हम महाद्वीप में देखें हमारे राजस्थान को, तो राजस्थान आता है दक्षिण पश्चिम दिशा में। और अगर हम राजस्थान को भारत में देखें तो राजस्थान भारत में आता है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों, राजस्थान को हमने तीन तरीके से देखा। विश्व में देखें या ग्लोब में देखें तो कहां पर आता है? उत्तर पूर्वी दिशा में। महाद्वीप यानी कि एशिया में देखें तो कहां आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और हमारे भारत में कौन सी दिशा में स्थित है राजस्थान? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों, यहां तक का ये समझ में आया? आप इसको नोट्स बनाते चलें साथ साथ, या फिर साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें। एक बार ये देखो। अब दोस्तों, हम राजस्थान की स्थिति को सूर्य के हिसाब से देखते हैं। किस हिसाब से देखते हैं दोस्तों? सूर्य के हिसाब से। अब सूर्य के हिसाब से देखने के लिए दोस्तों, माना कि ये अपनी क्या है? पूरी पृथ्वी। क्या है दोस्तों? पृथ्वी। और इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। जो रेखाएं, ये दिशा कौन सी हुई? उत्तर। ये दिशा कौन सी हुई? दक्षिण।
ये दिशा पूरब और ये दिशा पश्चिम। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण तक खींची गई उनको हमने नाम दिया देशांतर। क्या नाम दिया दोस्तों? देशांतर। और जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई उनको हमने नाम दिया अक्षांश। क्या नाम दिया दोस्तों? अक्षांश। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं देशांतर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश। अब इन अक्षांशों के हिसाब से हम देखें तो ये रेखा इधर पूर्व में आए तो कौन सा गोलार्ध हुआ? पूर्वी गोलार्ध। इधर गए तो कौन सा गोलार्ध हुआ? पश्चिम गोलार्ध। अगर हम इसके इधर गए तो ये कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तरी गोलार्ध। और इसके हम नीचे गए तो कौन सा गोलार्ध हुआ दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर कहलाई। अगर इस देशांतर रेखा के पूर्व में जाएंगे हम तो पूर्वी गोलार्ध, अगर इस देशांतर रेखा के पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, इसके उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों हम राजस्थान को एक एक करके इनके हिसाब से देखते हैं कि देशांतर में स्थिति क्या है और अक्षांश में स्थिति क्या है। ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व और ये दिशा पश्चिम। इसे हमने दोस्तों नाम दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हमने क्या नाम दिया? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही दोस्तों हम कह देते हैं ग्रीनविच रेखा। इसे ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों? ग्रीनविच रेखा। इसे ही हम कह देते हैं मध्याह्न रेखा। उसके बाद में दोस्तों जो ये रेखा है इसको हमने कह दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हमने कहा भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य से गुजरी इसलिए क्या कह दिया इसको हमने? भूमध्य रेखा। और इसी को हमने कहा विषुवत रेखा। तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या नाम दिया? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा? ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा। अब हम जैसे ही 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाते हैं तो एक रेखा हमें मिलती है जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नाम दिया कर्क रेखा। क्या नाम दिया? कर्क रेखा। ऐसे ही हम जैसे ही नीचे आते हैं तो इसको भी हमने क्या नाम दिया? 23.5 डिग्री। लेकिन दोस्तों कौन सी है? दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसको हमने नाम दिया मकर रेखा। इसके ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें एक और रेखा मिलेगी जिसे हमने कहा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसे हमने कहा आर्कटिक वृत्त। और ऐसे ही हम जैसे ही नीचे आए तो यहाँ पर भी हमें एक 66.5 डिग्री मिली। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसको हमने दिया अंटार्कटिक वृत्त। जैसे ही हम यहाँ आए तो हमें यहाँ मिली 90 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हमने नाम दिया उत्तरी ध्रुव। क्या नाम दिया? उत्तरी ध्रुव। और जैसे ही हम यहाँ पर आए
तो यहाँ पर भी हमें कितने डिग्री, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, और इसको हमने नाम दिया दक्षिणी ध्रुव। क्या नाम दिया है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने क्या कहा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या कहा? मकर रेखा। अब दोस्तों जो सूर्य है, ये हमेशा सीधा कौन सी रेखा पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। सूर्य हमेशा कैसा चमकेगा? सीधा। अब सीधा जब भूमध्य रेखा पर चमक रहा है तो यहां पर दोस्तों क्या रहेगा? उच्च ताप। क्या रहेगा? उच्च ताप। जब उच्च ताप यहां पर रहेगा तो वाष्पन ज्यादा होगा। क्या होगा दोस्तों? वाष्पन। और वाष्पन ज्यादा होगा तो ज्यादा क्या होगी दोस्तों? वर्षा। क्या ज्यादा होगी दोस्तों? वर्षा। इसलिए इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमका तो क्या रहा? उच्च ताप। वाष्पन की स्थिति ज्यादा हुई क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ी, इसलिए ज्यादा क्या हुई यहां पर? वर्षा। क्योंकि जो अपनी मानसूनी वर्षाएं होती हैं, वर्षाएं होती हैं, ये उच्च वायुदाब से कौन से वायुदाब की ओर आती हैं? निम्न वायुदाब की ओर। जब गर्मी ज्यादा पड़ी तो वाष्पन हुआ और वाष्पन से हवाएं क्या हो गई? ऊपर। तो निम्न वायुदाब हुआ और निम्न वायुदाब की तरफ जैसे ही मानसूनी हवाएं आती हैं तो ज्यादा क्या होती है यहाँ पर? वर्षा। इसलिए यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब दोस्तों यहां पर कैसा रहा क्षेत्र? उष्ण। कैसा रहा? उष्ण। तो इसको हमने नाम दिया उष्ण कटिबंध। सूर्य हमेशा कर्क रेखा तक और इधर कौन सी रेखा तक? मकर रेखा तक घूमता फिरता रहता है, और इसी क्षेत्र को हमने पूरे को क्या कह दिया? उष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया इसको? उष्ण कटिबंध। अब जैसे ही हम कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तो यहां पर क्या रहेगा? उष्ण। इधर से थोड़ी सी क्या चलेंगी? ठंडी हवाएं। तो इस क्षेत्र को हमने नाम दिया उपोष्ण कटिबंध। क्या नाम दे दिया दोस्तों? उपोष्ण कटिबंध। अब हम थोड़ा सा अगर देखें इस क्षेत्र को तो ये क्षेत्र आता है शीतोष्ण कटिबंध में, और ये क्षेत्र जो है ये होता है शीत प्रदेश। उसी तरह से ये उपोष्ण, यहां पर थोड़ा सा पार्ट शीतोष्ण, और नीचे की साइड कौन सा हो गया? शीत। अब दोस्तों हमारे राजस्थान को अगर हम देखें अक्षांश के हिसाब से, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमारी, ये अक्षांश और देशांतर दोनों की दोनों कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक। कैसी हैं? काल्पनिक। और जो अक्षांश रेखाएं हैं ये काम क्या आती हैं हमारे? जो अक्षांश रेखाएं हैं ये हमारे किस काम आती हैं? एक तो किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने के लिए। किसके काम आती हैं अक्षांश रेखाएं? दूरी ज्ञात करने के लिए। या फिर अगर हमें किसी क्षेत्र के जलवायु के बारे में जानकारी लेनी है तो और क्या ज्ञात करने के काम आती हैं? जलवायु। तो अक्षांश रेखाएं हमारे दो काम आती हैं, एक तो दूरी को ज्ञात करने के लिए और एक जलवायु को ज्ञात करने के लिए। जबकि जो अपनी देशांतर रेखाएं हैं ये किसी क्षेत्र का समय ज्ञात करने के काम आती हैं। क्या काम आती हैं? किसी क्षेत्र का समय ज्ञात करने के काम कौन सी रेखाएं आती हैं? देशांतर रेखाएं। अब अगर हमारे राजस्थान का हम अक्षांशीय विस्तार देखें, क्या देखें? अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 23 डिग्री 3 मिनट यानी कि ये कितनी है? 23.5 और ये कितनी है? 23.3। तो हम 23.3 को 23.5 लिख सकते हैं और 23.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 23.3 यानी कि 23.5 से थोड़ा सा कम। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 यानी कि 23.5 कर्क रेखा और कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे यानी कि ऐसे थोड़ा सा ले लेंगे इसको और यहीं पर हमारा क्या स्थित है दोस्तों? राजस्थान। क्या स्थित है? राजस्थान। कहां पर है? क्योंकि 30 बार है और ये कितनी है? 66.5 यानी कि 66.5 तक हमारा राजस्थान पहुंचा ही नहीं है। तो 23.5 से थोड़ा सा नीचे और 66.5 से कम यानी कि राजस्थान कौन से कटिबंध में अधिकतर आता है? उपोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। जबकि राजस्थान का कुछ पार्ट है किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। अब उष्ण कटिबंध यानी कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर का एक गांव है जिसका नाम है चीखली गांव। कौन से गांव से गुजरी? चीखली गांव से। और बांसवाड़ा की एक तहसील है जिसका नाम है कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। और इसी कुशलगढ़ तहसील में कर्क रेखा को एक नदी है माही नदी, जो कितनी बार काटती है? 2 बार। तो विश्व में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। अब दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी हो गई? 26 किलोमीटर। क्या हो गया? 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, जो विश्व में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब दोस्तों यहां से हमारे सामने एक सवाल आता है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में। तो उष्ण कटिबंध में कौन कौन से जिले आए? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले आए दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जबकि राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। अब दोस्तों ये जो सूर्य है यह कुछ समय के लिए कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। कुछ समय के लिए कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में गतिशील रहता है। यानी कि 6 महीने ऊपर और 6 महीने नीचे की तरफ कौन जाता रहता है? सूर्य। अब सूर्य जो कर्क रेखा है इस पर सीधा कब चमकेगा? 21 जून को। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है? 21 जून को। और इसे ही हम कह देते हैं कर्क संक्रांति। इसे ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों? कर्क संक्रांति। अब उसी तरह सूर्य कहां जाएगा? नीचे। कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। कौन सी रेखा पर जाएगा दोस्तों? मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकेगा? 22 दिसंबर को। कब चमकेगा? 22 दिसंबर को। और इसे हमने नाम दिया मकर संक्रांति। क्या नाम दे दिया इसको हमने? मकर संक्रांति। तो कर्क संक्रांति की घटना कब घटित होती है? 21 जून को। मकर संक्रांति की घटना कब घटित होती है? 22 दिसंबर को। अब 21 जून को जब कर्क संक्रांति की घटना घटित होती है तो इस दिन
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी क्या होती है? रात। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को कर्क संक्रांति की घटना पर। उसी तरह 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। और इस दिन सबसे बड़ी रात कहां होगी? उत्तरी गोलार्ध में। और इस दिन सबसे बड़ी रात कहां होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरह दोस्तों दो घटनाएं और हमारे सामने आती हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में दोस्तों हमारे सामने दो आती हैं, एक तो आता है बसंत विषुव और एक आता है शरद विषुव। बसंत विषुव और शरद विषुव, बसंत विषुव की घटना कब होती है? 21 मार्च को। कब होती है? 21 मार्च को। और शरद विषुव की घटना होती है 23 सितंबर को। बसंत विषुव की घटना 21 मार्च को, शरद विषुव की घटना 23 सितंबर को। और इन दोनों कंडीशनों में विश्व में दिन व रात की अवधि समान होती है। तो हमसे कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान में समान दिन और समान रात कब होते हैं? बसंत विषुव और शरद विषुव या तो 21 मार्च या फिर 23 सितंबर, यानी कि समान दिन रात की घटना साल भर में कितने दिन होती है? 2 दिन। तो दोस्तों हमारे सामने चार चीजें आई, एक आई क्या? कर्क संक्रांति, और एक क्या आई? मकर संक्रांति। बसंत विषुव, शरद विषुव। तो कर्क संक्रांति की घटना कब होती है? 21 जून को। और मकर संक्रांति की घटना कब होती है? 22 दिसंबर को। इन चारों को एक साथ भी पूछ सकता है कि शरद विषुव की घटना, बसंत विषुव की घटना, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति कब होती हैं? कर्क संक्रांति के दिन कौन सी घटना होती है? मकर संक्रांति के दिन कौन सी घटना होती है? तो इनको दोस्तों चारों को याद रखना। अब इसके बाद में दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कौन सी है? 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। ये कौन सी है? 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा। और ये कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, मकर रेखा। ये 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कौन सी है? अंटार्कटिक। और ये 90 डिग्री दक्षिण व्रत, सॉरी दक्षिण ध्रुव। ये 66.5 आर्कटिक व्रत।
और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। अभी दोस्तों हमने देखा राजस्थान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से थोड़ा सा कहां पर था, नीचे, और 66.5 से थोड़ा सा, यानी कि हमारा राजस्थान यहां पे है। कहां पर है, यहां पर। अब राजस्थान यहां पर है तो दोस्तों सूर्य सीधा कहां चमका, यहां पर। कहां पर चमका, यहां पर। कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा कैसा चमकता रहता है, सीधा। और 21 जून के दिन कौन सी रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर। कितनी तारीख को, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर। अब दोस्तों जब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो यहां से हमसे एक सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में सूर्य सबसे सीधा किस जिले में चमकेगा। तो सबसे ज्यादा सीधा कौन से जिले में चमकेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्य से गुजरी है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो सबसे सीधा कहां चमकेगा, बांसवाड़ा में। और उसके बाद में कहां चमकेगा, डूंगरपुर में। तो राजस्थान में सूर्य सबसे सीधा कहां चमकता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अगर इसके बाद में हम देखें तो प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ के बाद में झालावाड़ आता है, झालावाड़ के बाद में कौन सा आता है, अपना उदयपुर। यानी कि अगर ऐसे क्रम में पूछे तो जैसे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद कहां चमकेगा, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के बाद कहां चमकेगा, झालावाड़ में, और झालावाड़ के बाद में कहां पूछेगा, उदयपुर में। यानी कि इस क्रम में ये सीधा चमकता है। ये सवाल थोड़ा सा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछे जाते हैं, हमसे अधिकतर पूछता है, जैसे पुलिस वगैरह में पूछता है। तो सबसे सीधा कहां चमका, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के बाद कहां चमकेगा, डूंगरपुर में। अब सीधा अगर हमसे पूछा तो दोस्तों तिरछा, कैसा दोस्तों, तिरछा। और तिरछा सबसे ज्यादा कहां चमकेगा, अपने गंगानगर में। कौन से जिले में, गंगानगर में। और गंगानगर के बाद अगर पूछे तो कौन से जिले में, हनुमानगढ़ में। अगर सबसे तिरछा पूछे तो गंगानगर में, सबसे सीधा पूछे तो बांसवाड़ा में। अब दोस्तों हमने अक्षांशीय हिसाब से हमारा राजस्थान देखा, एक बार ये करो, जैसे दोस्तों हमारा राजस्थान, ये हमारा क्या है, राजस्थान। क्या है हमारा ये, राजस्थान। और राजस्थान स्टार्ट कहां से हुआ, 23.5, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से। कितने से स्टार्ट हुआ, 23 डिग्री 3 मिनट से। और कर्क रेखा कहां से गुजरी, यहां से। और यहां पर कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 23-3 से स्टार्ट हुआ और 30-12 पर जाकर क्या हो गया, खत्म। ऐसे ही दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए राजस्थान के बिल्कुल मध्य का अक्षांश कौन सा है, तो वो है हमारा दोस्तों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो हमारा सबसे लंबा अक्षांश है। तो राजस्थान के अंदर गुजरने वाला सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और सबसे छोटा पूछे तो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सबसे छोटा पूछे तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और सबसे लंबा पूछे तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने आती है देशांतर स्थिति। कौन सी स्थिति आई, देशांतर स्थिति।
तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट तक पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितनी है देशांतरीय स्थिति? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य कौन स्थित है? हमारा राजस्थान। और देशांतर जो रेखाएं हैं इनसे हम क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? समय। क्या ज्ञात करते हैं? समय। अब राजस्थान में जो राजस्थान है यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर जाकर क्या होता है? खत्म। यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट हुआ और कितने पर जाकर खत्म हो गया? 78 डिग्री 17 मिनट पर। तो दोस्तों 69 से जस्ट आगे एक हमारा देशांतर गुजरता है जिसे हम कहते हैं 70 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो हमारे कौन से जिले से गुजरा? जैसलमेर से। कहां से गुजरा? जैसलमेर से। अगर हमसे राजस्थान के बिल्कुल मध्य का या सबसे लंबा, मध्य का या सबसे लंबा देशांतर पूछे तो कौन सा आता है दोस्तों? 74 डिग्री। कौन सा आता है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अगर राजस्थान के बिल्कुल सबसे छोटा पूछे तो आता है दोस्तों 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या आता है दोस्तों? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों अगर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछे तो कहां से गुजरा? जैसलमेर से। सबसे लंबा या सबसे बड़ा पूछे तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, और सबसे छोटा राजस्थान में पूछे तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। जबकि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। और हमें इनसे क्या ज्ञात करना होता है दोस्तों? समय। तो दोस्तों ये 69 डिग्री 30 मिनट और ये कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। अगर हम इनको 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस करते हैं तो हमारे सामने लगभग कितने देशांतर निकल कर आता है? 8 डिग्री 47 मिनट। और एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो दोस्तों 8 को, यानी कि 8 तो पूरे देशांतर है हमारे सामने और 0.47 अलग है, तो 8 मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 4। तो 8 चौका 32। और 47 को अगर हम इससे करते हैं तो 47 मल्टीप्लाई कितने सेकंड से? 4 सेकंड से। कितने सेकंड से? 4 सेकंड से। और 4 सेकंड को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 188 सेकंड हमारे सामने आए। अब 188 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलें तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 3 मिनट में 180 और 8 सेकंड अभी हमारे सामने शेष हैं। कितने हैं? 8 सेकंड। तो 32 और 3 33 मिनट 8 सेकंड, जो लगभग, यानी कि अगर हम इन्हें माने तो लगभग कितने मिनट? 9 मिनट, सॉरी 9 देशांतर। और लगभग अगर इसको हम मानेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 4 तो कितने मिनट? 36 मिनट। यानी कि राजस्थान के पूरब से लेकर पश्चिम तक के समय का अंतर कितने मिनट का होता है? 36 मिनट। एग्जैक्ट पूछे तो 35 मिनट 8 सेकंड। लगभग कितने देशांतर राजस्थान से गुजरे? 8 डिग्री 47 मिनट, जिसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों ये थी हमारे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हाँ दोस्तों, आज की हमारा ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। राजस्थान की आकृति और स्थिति और विस्तार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो उसको कमेंट करके बताना। राम राम दोस्तों।